जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कीजिएगा। फरहा, नाज़िया, महमूद, आवाज़ आ रही है आपको? महमूद अली ने जवाब दे दिया। आवाज़ और बोर्ड क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। और आज की क्लास से पहले एक सवाल है जो मैंने आपको पहले भी दिया था। सवाल ये था कि बताइए, जो उर्दू ज़बान है वो कितने स्टेट में या कितने मुल्कों में, यानी कि वतन स्टेट में उर्दू ज़बान कितने में दफ्तरी ज़बान है? दफ्तरी ज़बान है। एक सवाल तो ये बनता है कि उर्दू कितने स्टेट में दफ्तरी ज़बान है। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। हालांकि ये पहले मैं बता चुका हूँ जब मैंने शुरुआत की थी। तो इसका आंसर था 6। बिल्कुल, सबा ने सही बताया है 6। और मैंने कहा था कि ये 6 के 6 आपको मुझे होमवर्क देने हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन किसी भी बच्चे ने नहीं दिए। बस एक बच्चा था जिसने इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली, और उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह उसकी मेहनत को कबूल करे और उसका जो मुकाम है या उसकी जो ख्वाब है वो क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अभी जो 6 स्टेट हैं वो हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल या कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। और छठा है हमारे पास तेलंगाना। तेलंगाना ये 2011 के एतबार से है, क्योंकि हमारे यहाँ जनगणना जो हुई है वो 2011 में हुई है। और 2011 के अनुसार भारत में उर्दू बोलने वालों की तादाद है ये पूरी तादाद है 62,62,631। ये क्या है? ये तादाद है उर्दू बोलने वाले की 2011 के एतबार से। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन ये जो 6 स्टेट मैंने आपको लिखवाए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ठीक है? तो इसका मतलब है ये 6 के 6 दफ्तरी जबान है। कहीं कहीं आपको 7 भी मिलते हैं जो 2011 के बाद अपडेट हुआ है, और वो है हमारा झारखंड। क्या है? झारखंड। तो ऑप्शन डिपेंड करेगा, आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, लेकिन 6 तो बिल्कुल ठीक है जो मैंने आपको लिखवाए। ठीक है, ये सवाल था आप लोगों का। आप लोग जो है वो इसे नोट कर लीजिएगा अगर आपने होमवर्क किया होगा तो। चलिए फिर आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग बात करेंगे मगरिबी हिंद और उसकी बोलियों के बारे में। मगरिबी हिंद या उसकी बोलियां। मगरिबी हिंद की बोलियां कितनी हैं? सभी को पता है, 5 हैं। मगरिबी हिंद की बोलियां 5 हैं। और मगरिबी हिंद की जो 5 बोलियां हैं इसको तकसीम किसने किया है? गैरिसन ने। कभी कभी एग्जाम में आपसे गैरिसन का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो बता देना, जॉर्ज इब्राहिम गैरिसन। जॉर्ज इब्राहिम गैरिसन।
ये इनका नाम है। और इन्होंने ही मगरिबी हिंद की 5 बोलियां बताई हैं। और इन 5 बोलियों में जो है वो क्या है, 2 इतवार तकसीम किए हैं। एक है आ का और एक है ऊ का। ऊ में क्या है, सॉरी आ में क्या है, खड़ी बोली है और हरियाणवी है। खड़ी बोली है और हरियाणवी है। मैंने आपको लिखवाया भी था कि हरियाणवी में या हरियाणवी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, बांगड़ू, और दूसरा नाम था जाटू, क्योंकि ये ज्यादातर जाट बोलते हैं। और ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को हम पड़ी बोली भी बोलते हैं। खड़ी बोली को हम लोग पड़ी बोली भी बोलते हैं। और ये पड़ी बोली किसने कहा है खड़ी बोली को, तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको पता होगा नाम, और वो है पंडित चंद्र धर्म पंडित चंद्रधर शर्मा। ये हैं जिन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है, पड़ी बोली का नाम दिया है। पड़ी बोली का नाम दिया है गैरीसन ने। हालांकि अगर हम गैरीसन से पहले जाएं, अमीर खुसरो के दौर में, अमीर खुसरो के दौर में एक मसनवी है जो लिखी है अमीर खुसरो ने ही। क्या लिखी है, मसनवी। उसमें उन्होंने बात कही है उर्दू के जबान के हवाले से या मगरिबी हिंद के एतबार से। उस मसनवी का नाम है ना सफेरी। और इसके तीसरे हिस्से में अमीर खुसरो में उर्दू की जो जबानें हैं, सॉरी हिंदुस्तान की जो जबानें हैं, उनकी तादाद 11 बताई है। मसनवी ना सफेरी के भाग 3 में या तीसरे भाग में उर्दू की जो जबान, वो हिंदुस्तान की जो जबानें बताई हैं वो 11 बताई हैं। और उसमें से जो दिल्ली के आसपास का इलाका है या दिल्ली के नवाए दिल्ली है, उसके आसपास बोने वाली जाने वाली जो जबानें हैं या भाषाएं हैं, उनको नाम दिया है दिल्ली वो पीरा, मनस। ये नाम दिया है दिल्ली व पीरा मनस। और ये किसमें कहा है, उन्होंने अपनी मसनवी के तीसरे भाग में कहा है। और 11 जबानें बताई है हिंदुस्तान की, और जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है उन्हें नाम दिया है दिल्ली व पीरा मनस। ठीक है। और ये बात फारसी में लिखी गई है, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया है मोहम्मद रफीक आबिद ने। ये जो ना से पहली मसनवी है फारसी में लिखी गई है, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया है मोहम्मद रफीक आबिद ने। ठीक है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करते हैं आ की, तो हमने बात की खड़ी बोली की और हरियाणवी की। तो हम लोग पहले खड़ी बोली पे बात करेंगे, क्योंकि उर्दू का जो ताल्लुक है वो बराह रास्त किससे है, खड़ी बोली से। और ध्यान रखना, मगरिबी हिंद की जानशीन मगरिबी हिंद की जानशीन बोली खड़ी बोली है। खड़ी बोली क्या है, जानशीन है। जैसे सूरसैनी अपभ्रंश की जानशीन कौन सी है, कोई बच्चा बता सकता है? सूरसैनी अपभ्रंश की जानशीन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मगरिबी हिंद। ध्यान रखना, मगरिबी हिंद
जानशीन है यानी कि उत्तराधिकारी है सूरसैनी अपभ्रंश की, और सूरसैनी अपभ्रंश के बाद मगरिबी हिंद की जो जानशीन कहते हैं वो कहते हैं खड़ी बोली को। किसको? खड़ी बोली को। और उर्दू का जो ताल्लुक है वो खड़ी बोली से ही क्या होता है, माना जाता है। तो अब हम लोग खड़ी बोली के हवाले से जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डाल लीजिएगा खड़ी बोली। पहले इसका हम इलाका तय करते हैं कि खड़ी बोली जो है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो इसका जो ताल्लुक है ज्यादातर मगरिबी यूपी में है, यानी कि मगरिबी उत्तर प्रदेश में जो है वो ज्यादातर इसका इलाका जो है वो बोला जाता है। जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सहारनपुर, ये क्या है, मगरिबी यूपी में आते हैं, सहारनपुर। और इन इलाकों में जो है वो क्या बोली जाती है, आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। या हम लोग इसे कह सकते हैं दो आप का इलाका। दो आपके इलाके में भी खड़ी बोली जो है वो क्या है, बोली जाती है। और खड़ी बोली में क्या है, सबसे जो इसकी खुसूसियत है या इसकी जो सबसे अहम पहचान है, और वो है इसमें आ की आवाज एकदम खड़ा जो है इसमें अल्फाज का इस्तेमाल होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और गैरीसन ने इसीलिए गैरीसन ने खड़ी बोली को गैरीसन ने खड़ी बोली को खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। हिंदुस्तानी कहा है। गैरीसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। और जब बोली अदब में आ जाती है, यानी कि जब उसमें लिटरेचर लिखा गया है, तब इसे हमने कहा अदब हिंदुस्तानी, जो आज वर्तमान में हाल में हम लोग जानते हैं नाम उर्दू को। यानी कि जब ये बोली गई तब तो इसको हमने नाम दिया एक खड़ी बोली, लेकिन जब इस खड़ी बोली में हमारे पास आ गया अदब, अदब से मुराद होता है साहित्य, यानी कि लिटरेचर जब हमारे पास आ गया तो इसने शक्ल ले ली किसकी, उर्दू की। किसकी? उर्दू की। इसलिए खड़ी बोली में और उर्दू में माना जाता है माँ बेटी का रिश्ता। खड़ी बोली में और उर्दू में क्या माना जाता है, माँ बेटी का रिश्ता। और ये रिश्ता किसने तय किया है, गैरीसन ने तय किया है। किसने किया है? गैरीसन ने ये जो है वो तय किया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक खड़ी बोली के हवाले से? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसमें जो है वो कुछ खुसूसियत और होती हैं जो हम लोग इसे कहते हैं इस्म के हवाले से बात कर सकते हैं, ज़मीर के हवाले से बात कर सकते हैं, फेल के हवाले से जो है वो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। इस्म कहते हैं नाउन को, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, और फेल कहते हैं हम लोग वर्ब को यानी कि क्रिया को। तो किसी भी बोली का या किसी भी जबान का अगर हमें खुसूसियत पहचाननी है तो हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको मुसव्वतें भी मिलेंगी। मुसव्वतें कहते हैं वोवल्स को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसी के अलावा वाहिद जमा जो है वो उसमें आपके हिसाब से जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसमें, आप कहते हैं कहाँ को जा रहा है, खड़ी बोली में कहते हैं कहाँ को जा रहा है, लेकिन उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कहाँ को जा रहा है। क्या है? कहाँ को जा रहा है। और इसी तरह से आप कहते हैं फातिमा, लिखा इस तरीके से जाता है, लेकिन जब हम वो
बोला इसी तरह से जाता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इस तरह से उसे क्या करते हैं, फातिमा लिखते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं रोटी, लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो खड़ी बोली में कहते हैं रोटी, अरे लिए ये लाली रोटी पानी, इस तरीके से। तो कुछ जो है वो अक्खड़ जबान होती है, जैसे सर्दी में चादर की जरूरत होती है, तो आप देखेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चद्दर कह देते हैं। अरे लिए ये लाली जरा सा चद्दर, घनी सर्दी लग रही मने, कहते हैं ना। तो इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। और यहीं पर ही हम कहते हैं नहीं, कि आज क्लास नहीं है, लेकिन जब हम खड़ी बोली में करते हैं तो खड़ी बोली में हाँ का इस्तेमाल नहीं होता, कहते हैं ना या नी। यानी कि ये जो हा है, जो नीचे वाला गोल हा होता है, इसका भी इस्तेमाल जो है वो खड़ी बोली में क्या होता है, कम होता है। इसी के अलावा डे के जगह पर हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं डे का, जैसे गड्डी, ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं गाड़ी। मैं निकला और गड्डी लेके, ठीक है। तो ये दो आपके इलाके की जबान है, इसी तरह से। और इन वाले अल्फाजों को हम लोग कहते हैं माकूसी। ये जो डे वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं माकूसी अल्फाज। माकूसी अल्फाज का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव वर्ड्स या रिफ्लेक्टिव वॉइस। रिफ्लेक्टिव वॉइस या रिफ्लेक्टिव आवाज, यानी कि ये दोबारा से रिपीट करके हमारे सामने वापस आती है, आप लोग जब इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वाहिद जमा में भी जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। वाहिद जमा आपको पता है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। जैसे हम कहें खेत, हम कहें खेत, अगर खेत का हमें जमा बनाना तो हम कहेंगे खेता। क्या कहेंगे, खेता। यानी कि नून गुंडा लगाकर हम लोग क्या बना देते हैं, उसकी जमा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जमा बना देते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? ये कुछ खुसूसियत है खड़ी बोली के हवाले से। अगर हम बात करें फेल के हवाले से, यानी कि क्रिया के हवाले से, तो कहते हैं मैं मारता हूं, मैं मारता हूं, ठीक है, मैं मारता हूं। लेकिन जब हम लोग खड़ी बोली में कहते हैं तो हम लोग कहते हैं मैं मारू हूं, मैं मारू हूं। तो इस तरीके से हम लोग इसमें भी जो है वो बता सकते हैं एतबार से। किसके एतबार से, फेल। फेल की जमा होती है अफआल, ध्यान रखना। एग्जाम में फेल इसकी जमा जो है वो आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे खुसूसियत हैं, लेकिन इतनी जो है वो आपको एग्जाम के हवाले से सफिशिएंट है, खड़ी बोली के हवाले से, ठीक है। इसके बाद खड़ी बोली के बाद इसकी जो दूसरी जबान है आ की, वो है हमारे पास हरियाणवी की, हरियाणवी की। और इसका जो इलाका है वो कहाँ कहाँ तक है, जैसे करनाल, करनाल, करनाल के बाद रोहतक, करनाल के बाद रोहतक, और रोहतक के बाद हिसार। यह कह सकते हैं जो हरियाणा के आसपास का इलाका है उसमें जो है वो ये नामों से बुलाई जाती है। और इन तीन इलाकों में ये तीन नामों से जानी जाती है। पहली हरियाणवी है, दूसरी बांगड़ू है, बांगड़ू है, और तीसरी जो है वो जाटू है। करनाल, रोहतक, हिसार ये इलाके हैं, और ये हरियाणवी, बांगड़ू और जाटू, इन तीनों नामों से जो है वो जाना जाती है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में भी कि इनमें सबसे ज्यादा मौजू किससे है, मौजू, ठीक है। एक मौजू ये होता है और एक मौजू ये होता है। ये दोनों क्या है, हम अल्फाज अल्फाज हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला मौजू है इसका इसका मतलब होता है फेमस,
ठीक, यानी कि मशहूर होना। और इस वाले का मतलब होता है टॉपिक, यानी कि उन्वान होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ऊपर वाले मौजू की, कि ये किससे फेमस है। तो ये एक नाम से फेमस है ज्यादातर, हरियाणवी। और इसीलिए जो है वो एक राज्य का नाम भी क्या है, हरियाणा है। अब ये जो हरियाणा है ये लगा किससे है, पंजाब से है या पंजाबी से। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हरियाणवी में क्या पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पंजाबी की इसमें पाई जाती हैं। और कहीं कहीं पर इसमें जो है वो खड़ी बोली का असर भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि पंजाबी का भी असर है हरियाणवी में और खड़ी बोली का भी। और हरियाणा से लगा हुआ एक और स्टेट है राजस्थान, तो इसलिए इसमें राजस्थानी बोली का भी हमें जो है वो असर देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए गैरिसन जो है, गैरिसन है, गैरिसन ने हरियाणवी को पंजाबी और राजस्थानी, यानी कि इन दोनों के मेल से जो जबान निकली है वो किसे बताया है, हरियाणवी को बताया है, हरियाणवी को बताया। हालांकि ये आगे चल के ये जो इसका नजरिया था वो क्या हो गया, रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि पंजाबी से एक नई जबान निकली जिसको हम लोग कहते हैं लहिंदा। क्या कहते हैं, लहिंदा, जो कहाँ बोली जाती है, मगरिबी पंजाब में, मगरिबी पंजाब में। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। और ध्यान रखना, ये जो लहिंदा है, ये जो लहिंदा है इसका अपना खुद का रस्मुल खत है। लहिंदा जो है इसका अपना खुद का रस्मुल खत है, जिसे हम लोग कहते हैं लिंडा। क्या कहते हैं, लिंडा। लहिंदा का अपना रस्मुल खत है जिसको हम कहते हैं लिंडा, लिंडा। और यहीं पर एक बात नोट करके लिख लेना, डबल स्टार बना के लहिंदा में कोई भी तसनीफ नहीं मिलती है, कोई भी तसनीफ नहीं मिलती है या नहीं लिखी गई है। कोई भी तसनीफ ना तो लिखी गई है और ना ही क्या हुई है, इसमें अदब हुआ है, अदब हुआ है। तो आप लोग इस बारे में जो है वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ये आपकी हो गई दूसरी बोली जिसका नाम है हमारे पास हरियाणवी। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी ऊ की आवाज देने वाली बोली पे, जिसमें सबसे अहम आती है हमारी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का इलाका सभी को पता है, मथुरा के आसपास का इलाका हमारा क्या कहलाता है, आपका ब्रज भाषा का कहलाता है। और मथुरा में भी कुछ चीजें हैं जो उसके आसपास है, जैसे आगरा हो जाता है, फिरोजाबाद हो जाता है, फिरोजाबाद हो जाता है। इसके अलावा धौलपुर हो जाता है, धौलपुर हो जाता है। इसके अलावा भरतपुर हो जाता है, भरतपुर। तो ये जबानें हैं जो ब्रज भाषा का इलाका करती है। हालांकि अगर मेन की बात करें तो मथुरा है, लेकिन अगर हम उसका सब्स्टिट्यूट देखें या उसके आगे जाएं तो ये तीन चार जगह हैं, आगरा, फिरोजाबाद, धौलपुर और भरतपुर। ये अच्छा, यहीं पे एक सवाल है आप लोगों से, देखते हैं कौन बताता है। ये जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का सूरज किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ब्रज भाषा का सूरज किसे कहा जाता है।
किसी को पता है ब्रज भाषा का सूरज किसे कहा जाता है? महमूद अली ने एन कर दिया, कोई बात नहीं। ब्रज भाषा का जो सूरज है वो कहा जाता है सूरदास को। किसको कहा जाता है? सूरदास को। याद रख लेना, क्योंकि इन्होंने जो है वो हिंदी में जो शायरी की है वो किस में की है? ब्रज में ही की है, ब्रज भाषा में, सूरदास। ठीक है, तो ब्रज भाषा का जो सूरज है वो हम किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछ ले तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ब्रज भाषा पढ़ रहे हैं तो इसके हवाले से जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था इसके हवाले से ही कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये बात आप लोगों को पता भी है। हालांकि आपको पता होगा खान आरजू एक राइटर हुए हैं उर्दू में, खान आरजू, उनकी एक लुगत है जिसका नाम है गरीबुल लुगात। गरीबुल लुगात, ये खान आरजू की क्या है? तसनीफ है। ठीक है, गरीबुल लुगात। और ये किस में लिखी है? खान आरजू ने हिंदी में लिखी है। और इसी में जो है उन्होंने इख्तिलाफ किया है कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली से नहीं बल्कि किससे निकली है? ब्रज भाषा से निकली है। उर्दू खड़ी बोली से नहीं, जिसका क्या निकली है? ब्रज भाषा से निकली है। ठीक है, और खान आरजू ने, या कह सकते हैं खान आरजू के बाद एक और हुए हैं जिनका नाम है अब्दुल वासे। अब्दुल वासे, अब्दुल वासे, इन्होंने कहा है कि उर्दू हरियाणवी से नहीं बल्कि ब्रज भाषा से निकली है। ब्रज भाषा से निकली है। अब्दुल वासे, अब्दुल वासे। तो ये दो नाम आप लोग जो है वो एग्जाम के हवाले से याद रख लेना, ब्रज भाषा के हवाले से। ठीक है, अब ये ब्रज भाषा जो है मैंने आपको बताया मथुरा के इलाके, आगरा, भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर आपको पता ही होगा राजस्थान में पड़ता है। तो ब्रज भाषा पे जो है वो कहीं कहीं पर असर देखने को मिलता है हमें। किसका? राजस्थानी जबान का। राजस्थानी जबान का जो है वो हमें कहीं कहीं पर इसको देखने को असर मिलता है इसके हवाले से, ब्रज भाषा के हवाले से। ठीक है, बस ब्रज भाषा में जो है वो इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बस एक बात और इम्पोर्टेंट लिख लेना जो मैंने आपको ऊपर बताई है। जैसे अभी बताया था कि सूरसैनी अपभ्रंश की, सूरसैनी अपभ्रंश की जो जानशीन है वो कौन सी बोली है? वो कौन सी बोली है? आपने कहा था सूरसैनी अपभ्रंश की जो जानशीन बोली है वो है मगरिबी हिंद। और फिर पूछा था मैंने कि मगरिबी हिंद की जो जानशीन है वो कौन सी है? मगरिबी हिंद की जानशीन कौन सी है? बिल्कुल खड़ी बोली है। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, पूछा जाता है कि मगरिबी हिंद की सबसे अजीज बेटी कौन सी है? अजीज बेटी कौन सी है? यानी कि मगरिबी हिंद में जो 5 बोलियां हैं, उत्तराधिकारी तो खड़ी बोली को माना गया है, लेकिन अजीज बेटी किसको माना गया है? अजीज बेटी किसको माना गया है? तो याद रखना आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है, मगरिबी हिंद की जानशीन है खड़ी बोली, लेकिन मगरिबी हिंद की जो सबसे अजीज बेटी है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। तो ये दो बातें आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर सवाल आ ही जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी जबान आती है जिसे हम लोग कहते हैं कन्नौजी। क्या कहते हैं? कन्नौजी। कन्नौजी भी आपको पता है शहर कन्नौज के नाम पे है ये, कन्नौज, जिसको आज हम लोग वर्तमान में
जिला फर्रुखाबाद के नाम से जानते हैं, जिसे हाल में हम लोग जिला फर्रुखाबाद में जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। मौजूदा दौर में ये फर्रुखाबाद के आसपास का इलाका भी है, जैसे एटा हो गया, एटा के अलावा शाहजहांपुर हो गया, क्या हो गया, शाहजहांपुर हो गया। तो इन सब इलाकों में जो है वो ये बोली जाती है। कहीं कहीं पर आपको कानपुर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कन्नौजी जो है वो इन इलाकों में जो है वो बोली जाती है। और यहाँ पर कन्नौजी में बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें जुड़ जाती हैं, या इसमें और वहाँ की जबानें जो है वो एक नए तौर पे या एक नए जुड़ाव के साथ कन्नौज का जो है वो क्या करते हैं, निर्माण करती है। जैसे अगर हम कन्नौज में बात करें तो पहले तो कन्नौज ही आ गया, इसमें जो है वो हमें अवधि का भी क्या देखने को मिलता है, असर देखने को मिलता है। कन्नौजी में हमें अवधि जबान का भी जो है वो असर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ये ऊपर को चलती है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, तो इसमें हमें हल्का सा बुंदेली का भी असर देखने को मिलता है। बुंदेली जबान का भी इसमें जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमें यूपी के आसपास में या मगरबी हिंद की बोलियों में ही क्या मिलती है, देखने को मिलती है। और ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा असर, या कह सकते हैं कन्नौजी का जो सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता है, कन्नौजी का सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता, गहरा रिश्ता किससे है, तो ध्यान रखना ब्रज भाषा से है। कन्नौजी का सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता किससे है, ब्रज भाषा से। अब रिश्ता भी अलग अलग तरीके का होता है। तो रिश्ता कैसे है, लिसानी एतबार से है। रिश्ता किससे है, लिसानी एतबार से, लिसानी एतबार से। लेकिन अगर हम दोनों के कवायद में बात करें तो दोनों के कवायद में जो है वो फर्क जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। फर्क कम है या फर्क है ही नहीं कन्नौजी में और ब्रज भाषा के कवायद में। ठीक है, दोनों में ही देखेंगे आप ऊ की आवाज आती है। जाहिर सी बात है यही जो है वो एक फर्क जो है वो कम कर देता है, एक जो है वो फर्क कम कर देता है। और दोनों ही जो है वो एक ही तरफ से जो है वो खत्म होते हैं। खत्म का मतलब जो ऐसा ब्रज भाषा पे खत्म होगा हर्फ, ठीक उसी तरह से कन्नौजी में भी जो है वो खत्म होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ब्रज भाषा में कहा गया घर, ठीक है, या सॉरी घर कह रहा, घरा, घरा। और जब हम इसे कन्नौजी में कहते हैं तो इसे हम कहते हैं घरवा। तो देखिए यहाँ पे आ ही आ रहा है, क्या है, आ ही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कन्नौजी में और ब्रज भाषा में क्या कह सकते हैं, एक अच्छा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है लिसानी एतबार से। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे और मगरबी हिंद की लास्ट बोली है जिसका नाम है हमारे पास बुंदेली। क्या है, बुंदेली। इसका दूसरा नाम भी है बुंदेल खड़ी, बुंदेल खड़ी। बुंदेली का नाम बुंदेल खड़ी भी है। और अगर हम इसे इलाकतन बात करें ज्योग्राफी के एतबार से तो इसका जो इलाका है वो आता है हमारे पास बांदा, बांदा यूपी में ही है। इसके बाद हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। इसके अलावा झांसी, झांसी, ठीक है। तो इन सब इलाकों में बुंदेली जो है वो बोली जाती है, या बुंदेलखंड के जो आसपास का इलाका है वो भी आप लोग जो है वो इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में ही जो है वो यहाँ सारी चीजें हैं। और कल मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया भी था, अगर किसी ने पढ़ा हो, बुंदेलखंड का पठार, जो आपकी जीएस वाली क्लास हुई है, ठीक है ना। तो वही वाला ये बुंदेलखंड है। और ये कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश के
इन इलाकों में, बांदा, हमीरपुर, झांसी और बुंदेलखंड। ठीक है, और इसमें जो है वो ज्यादातर हमें रज़्मिया नज़म देखने को मिलती है। इस बोली में हमें ज्यादातर रज़्मिया नज़म देखने को मिलती है। रज़्मिया आप लोगों को पता होगा, ऐसी नज्म जिसमें जंग का बयान किया गया हो, जिसमें जंग का बयान किया गया हो। ठीक है, और इसमें जो है बुंदेलखंड में, जैसे हमने ब्रज भाषा में पढ़े थे, ठीक उसी तरह से बुंदेलखंड में एक तनकीद निगार है जिनका नाम है केशव दास। केशव दास ये क्या है? आलोचक है, क्रिटिसिज्म है, ये कह सकते हैं तनकीद निगार है। तो ये किस जबान के हैं? बुंदेलखंड के हैं। और इनको, केशव दास को, हिंदी अदब में या हिंदी का नवरत्न में शामिल किया जाता है। हिंदी के नवरत्न में इन्हें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है केशव दास को। और बुंदेलखंड में जो है वो ज्यादातर क्या होती है? हमारे लिए बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मगरिबी हिंदी नहीं है, लेकिन आप अगर सॉरी देखेंगे तो एग्जाम में ज्यादातर सवाल जो है वो हर तरीके से आते हैं, और मैंने हर तरीके से जो है वो आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, एक यहाँ पे आप लोग इसको और पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, पंजाबी। ठीक, पंजाबी की दो जबानें हैं, सभी को पता है। एक तो है सिंधी और दूसरा कौन सी है हमारी? लहिंदा। ठीक, अक्सर पूछा जाता है कि सिंधी पर किस जबान का असर ज्यादा देखने को मिला है, तो ध्यान रखना अरबी जबान का। और सिंधी का जो रस्मुल खत है वो आज भी कैसा है? अरबी ही है। सिंधी का जो रस्मुल खत है वो आज भी कैसा है? अरबी है। और सिंध पर जो है वो सबसे ज्यादा असर किसका पड़ा है? अरबी जबान का पड़ा है। ये बात मैं जो है वो आपको पहले लिखवा भी चुका हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको जो है वो इसे रिपीट कर रहा हूँ। और पंजाब जो है पंजाबियों की जबान है, और इसीलिए जो है हम लोगों ने कहा है एक तसनीफ में जिसका नाम है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू कब लिखी गई है? 1928 में लिखी गई है, और इसके मुसन्निफ का नाम है महमूद शिरानी। महमूद शिरानी जो उर्दू के बहुत बड़े क्या हैं? तदवीन और तहकीक निगार हैं। तदवीन वो तहकीक निगार है। ठीक है, तदवीन कहते हैं हम लोग जो चीजों को इकट्ठा करता है, जो कंपोज करता है, तदवीन। ये कह सकते हैं एकत्रित करने वाला, संकलित करने वाला। ठीक है, कंपोजर एक तरीके से। और तहकीक वाले को कहते हैं जो एक किसी चीज की खोज करता है या किसी चीज को क्या करता है? डिस्कवर करता है। तो ये क्या हुए? हमारे तहकीक निगार हुए हाफिज महमूद शिरानी। और इन्होंने जो है वो उर्दू में पैदाइश जो बताई है वो पंजाब से बताई है। इनके बारे में मैं सारी चीजें जो है वो आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। इन्होंने जो है वो उर्दू की पैदाइश को दो नजरियों से पेश किया है। पहला किया है तारीखी के, और दूसरा किया है लिसानी। ये दोनों ही बातें मैं आपको जो है वो पहले पढ़ा चुका हूं जब हम लोगों ने पंजाब में उर्दू का नजरिया पढ़ा था। ठीक, तो इस तरह से जो आपके ये मगरिबी हिंद की बोलियां हुई हैं, ये सारी जो है वो आपकी खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा जो है वो आपको एग्जाम में इससे नीचे सवाल नहीं पूछेगा। बाकी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।
जहां तक मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, क्योंकि तकरीबन आपकी क्लासेस को चलते हुए 4-5 दिन हो गए हैं, आपका जो आज पहला टॉपिक जो हमारा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सर के ऊपर से जा रही हो? महमूद अली कह रहा है सर समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना समझ में आया वो तो कल पता चलेगा, क्योंकि कल आपका होगा टेस्ट। क्योंकि जब भी हम कोई एक टॉपिक या एक यूनिट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम जाते हैं टेस्ट पे, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है और कितना समझा है। अब इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी महज इतने से बच्चे जो है वो क्लास में आ रहे हैं, तो टीचर को है और डिमोटिवेशन होना लाजमी है। अब कल जब टेस्ट होगा तो बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था, आपने टेस्ट कब बताया? फिर वो बाद में मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, सर हमें नहीं पता था, आप दोबारा टेस्ट ले लीजिए, हमारी तैयारी थी फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो कल जो है वो आपका अभी तक जो मैंने 4-5 दिन में जदीद हिंद आरियाई, कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता, जितनी भी चीजें मैंने आपको कराई हैं उनका जो है वो क्या होगा, टेस्ट होगा। महमूद अली कह रहा है सर आपने वो चीज बताई है जो अभी तक जानकारी में नहीं था। शुक्रिया बेटा। ठीक है, तो ये 8 बजे से टेस्ट होगा, और टेस्ट कैसे देना होता है कुछ बच्चे नए हैं, मैं उनको बता देता हूँ। आपके ऐप में टेस्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है, और वहीं पे जाके कल 8 बजे से जो है वो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। 8 बजे से 9 बजे तक आपकी टेस्ट की ड्यूरेशन होगी, यानी कि 60 मिनट। यानी कि कल मैं क्लास लेने नहीं आऊंगा। कभी आप लोग सोचेंगे सर क्लास में आएंगे तो टेस्ट होगा, नहीं। आपको जाके जैसे ही आपकी घड़ी में 8 बजे आप जाके टेस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, वहां पर टेस्ट आपको अपलोड मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको जो है वो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए होंगे, ए बी सी और डी ऑप्शन होंगे नीचे की तरफ, और उन्हीं में से जो है वो एक ऑप्शन चूज करके आगे चले जाना है। अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कॉल है? तो आंसर जो भी हो, मसूद हुसैन खान, महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ज्ञानचंद जैन। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। आंसर है सी। तो आंसर पे सी को टिक करके आगे चल जाएगा, सबमिट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सबमिट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बस, बाकी कुछ नहीं। जब वो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब आपको जो है वो क्या करना है, सबमिट करना है। वकील अंसारी कह रही हैं सर पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने क्लास आज ही पहली बार ज्वाइन किया है। वकील अंसारी बेटा, आप टेस्ट से पहला वाला एक ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑप्शन, आप वहां पर जाकर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो कल आप लोगों का टेस्ट भी है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।